हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लक्ष्य क्लासेस। तो हमारा जो न्यूट्रिशन का पोर्शन चल रहा था इतने दिनों से, उसमें से हमने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फैट तीनों कर लिए हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। तो हम आज स्टार्ट करेंगे आपको विटामिन, और इसमें मज़ा आएगा आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि विटामिन में थोड़ा हमारा क्लिनिकल एप्लीकेशन भी आता है, मतलब पेशेंट से रिलेटेड बातें भी आती हैं, तो आपको अच्छा लगेगा इसमें। ठीक है, तो विटामिन हम शुरू करते हैं सबसे पहले। तो विटामिन शब्द कैसे आया, इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे विटामिन में आया शब्द। सबसे पहले क्या था, वाइट। वाइट का मतलब क्या होता है, वाइटल। वाइटल जानते ही होंगे आप सब, पेशेंट के वाइटल लेते हैं अपन, पल्स लेते हैं, बीपी लेते हैं, रेस्पिरेशन चेक करते हैं और टेम्परेचर चेक करते हैं। ठीक है, तो एक जिंदा आदमी और एक डेड बॉडी में कैसे अंतर पता लगता है। अगर कोई आदमी बेहोश पड़ा है और एक डेड बॉडी पड़ी है, दोनों में अंतर पता लगाना हो तो कैसे पता लगाओगे। जो जिंदा है चाहे वो बेहोश है, उसका आप क्या देखोगे, बीपी देखोगे, पल्स देखोगे, उसका टेम्परेचर देखोगे, वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कितनी स्पीड से सांस ले रहा है, रेस्पिरेशन की उसकी सांस लेने की रेट क्या है, इसे देखोगे। तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं वाइटल्स। यानी कि जिंदा लोगों के लिए, यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको विटामिन कहते हैं। तो विटामिन से वाइटा तो हमने ले लिया वाइटल से, क्योंकि जिंदा मतलब वाइट। अब यहाँ पे आया अमीन। तो पहली बार सबसे पहले जो विटामिन खोजा गया था वो एक नेचर में अमीन ग्रुप का नेचर था उसका। अमीन मतलब ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे अणु जिनमें NH2 अमोनिया हो। अमोनिया NH3 होती है और इस अमोनिया से एक NH2 ग्रुप बनता है, ये होती है अमोनिया। इससे बन जाता है एक ग्रुप अमाइन। ठीक है, तो जो अमाइन ग्रुप है वो ग्रुप इसके अंदर सबसे पहले देखा गया। तो सबसे पहले किसने विटामिन के बारे में बताया था, सबसे पहले बताया था फंक ने। फंक एक जो है, फंक हमारे पास में एक वैज्ञानिक था जिसने बेरी बेरी बीमारी के बारे में बताया, और उसने ये भी बताया कि बेरी बेरी बीमारी जो है किसी न किसी विटामिन की कमी से होती है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत होती है जिनकी हमारी बॉडी को, उनकी कमी से हमारे बेरी बेरी हो जाता है। ठीक है, ये इसने बताया। अब क्या हुआ कि लोगों ने जब देखा कि इसने तो विटामिन की डेफिनेशन दे दी, यार ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तो अब बड़ा आदमी बन गया तो क्या करो, इसको परेशान करो। तो इसको परेशान करने के लिए एक दूसरा साइंटिस्ट आया, मैककोलम नाम का। तो जैसे ही फंक ने कहा था विटामिन, तो उसने बोला कि शरीर के लिए जो जरूरी अमीन है, वाइट मतलब शरीर जिंदा रहना, जिंदे रहने के लिए जो अमीन जरूरी है वो अमीन है विटामिन, इसने बोल दिया। तो मैककोलम जो आया उससे बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि साइंटिस्ट ना उस समय चिढ़ते थे आपस में कि इसने तरक्की कर ली तो यार मेरे मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो इसने क्या बोला, ये दूसरा विटामिन खोज लाया। इसने दूसरा विटामिन खोजा और जिसमें अमीन ग्रुप था ही नहीं, है ना, अमीन ग्रुप नहीं था। तो उसने बोला यार तुमने तो बात बोली थी कि विटामिन एक चीज़ है जिस वो होती है जिसमें अमीन ग्रुप होता है और वो जीने के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन ये भी जीने के लिए ज़रूरी है। इसने विटामिन ए के बारे में बता दिया कि विटामिन ए भी अमीन नहीं होता, और विटामिन सी जो है वो भी अमीन नहीं होता, वो तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो फिर इन्हें बोला ठीक है, इतनी बातें क्यों कर रहे हो, ई हटा दो। ठीक है, ई हटा दो स्पेलिंग में से, तो ओनली अमीन छोड़ दो, तो नाम बन गया विटामिन। इसमें ई नहीं आता। फंक ने जो खोज करी थी तब इसने विटामिन दिया था नाम, उसमें ई आता था, अब नहीं आता ई। ठीक है, तो ये ई की लड़ाई थी, मतलब ये ई फॉर ईगो की लड़ाई थी। ईगो की लड़ाई किसकी लड़ाई थी, फंक की और मैककोलम की। तो फंक जो था उसने बेचारे ने सही खोजा था, सबसे पहले बताया था बेरी बेरी के बारे में और बेरी बेरी से बचाने वाले विटामिन के बारे में, लेकिन फिर मैककोलम ने आकर के उसका विटामिन का ई हटवाया। इस बात को हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर ऐसे मैंने आपको बताया। अब विटामिन को हमारा जब आगे क्लासिफिकेशन किया, तो क्लासिफिकेशन किया तो विटामिन को बोला कि दो तरह के विटामिन हमारे पास में होते हैं। एक तो विटामिन होते हैं वो जो पानी में घुल जाएं, और एक जो पानी में नहीं घुले। तो जो पानी में नहीं घुलते वो ऑयल में घुल जाते हैं, तेल में घुल जाते हैं। ठीक है, तो दो तरह के विटामिन हमारे पास होते हैं। एक तो होते हैं फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, फैट माने ऑयल, और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, यानी कि पानी में घुलने वाले, जो पानी में घुल जाएंगे। ठीक है, तो पानी में घुलेगा कौन, बी और सी। तो बचे हुए कौन कौन है, ए, डी, ई और के, ये फैट सोल्यूबल है। अब फैट सोल्यूबल होने से फायदा क्या हो गया, यहाँ पे फैट सोल्यूबल होने से फायदा हो गया कि जहाँ जहाँ तेल होगा वहाँ ये जाके मिक्स हो जाएंगे। तो विटामिन ए, डी, ई और के, इसमें से विटामिन, ये चारों विटामिन जो फैट सोल्यूबल हैं, कहाँ मिलेगा शरीर में, शरीर में जहाँ जहाँ फैट होगा वहाँ आपको ए, डी, ई और के मिल जाएगा हमारे शरीर में। हमारे शरीर में लीवर में फैट इकट्ठा होता है, कल बताया था क्लास में कि लीवर में फैट इकट्ठा हो जाता है,
तो अगर लीवर में फैट इकट्ठा हो जाता है तो विटामिन ए भी इकट्ठा हो सकता है, विटामिन डी भी इकट्ठा हो सकता है, ई भी इकट्ठा हो सकता है और के भी इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके साथ में हमारे एडिपोज टिश्यू में हमारा मोटापा जो है उसमें भी जाकर के विटामिन ए डी ई के इकट्ठा हो सकता है। तो अगर हमारे शरीर में इकट्ठा हो सकता है तो जानवरों के शरीर में भी इकट्ठा हो सकता है, यानी कि मुर्गी के अंदर भी विटामिन ए डी ई के आपको उसके फैट में मिल सकता है, मछली के तेल में भी विटामिन ए डी ई के मिल सकता है। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो हमारे को मालूम पड़ेगा कि फैट सोल्यूबल विटामिन ज़्यादातर हमारे को मिलते हैं एनिमल के अंदर, क्योंकि एनिमल के बॉडी में फैट इकट्ठा होता है, उस फैट का काम है विटामिन को भी इकट्ठा रखना साथ में। तो हम क्या करते हैं, हम उसका फ़ायदा उठाते हैं, मछली को खा के हम विटामिन की पूर्ति करते हैं अपनी। इसके बाद आ जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये दोनों जो हैं हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन बी हो गया एक तो, और एक विटामिन सी हो गया। विटामिन सी को देखो अकेले को नॉन बी कॉम्प्लेक्स कह दिया, तो वो सिंपल सी बात है, वाटर सोल्यूबल में दो ही हैं, बी कॉम्प्लेक्स है और दूसरा नॉन बी कॉम्प्लेक्स है। नॉन बी कॉम्प्लेक्स मतलब कि विटामिन सी है। बी कॉम्प्लेक्स को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट में तोड़ दिया इसको कि एक तो जो एनर्जी देते हैं और दूसरे जो ब्लड बनाते हैं। एक तो एनर्जी रिलीजिंग, एनर्जी देने वाले, दूसरे हिमेटोपोइटिक। हिमेटो का मतलब होता है ब्लड फॉर्मेशन, हिमेटोपोइटिक मतलब ब्लड बनाना। तो ब्लड बनाने वाले कौन से, फोलिक एसिड और B12 B12, फोलिक एसिड और विटामिन B12 ये दोनों ब्लड बनाने वाले हैं। इन दोनों की कमी से एनीमिया हो जाएगा। इसका मतलब एनीमिया क्या है, खून की कमी। तो हमारे पास विटामिन B12 और फोलिक एसिड ये दोनों ब्लड बनाने वाले हैं, इन दोनों की कमी से एनीमिया होगा। अब कौन से टाइप का एनीमिया होगा ये आप पढ़ेंगे बाद में जाकर के। अभी एक बार बता देता हूँ, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जो याद करना चाहें बच्चे याद कर लें, वरना ये हमारा अलग से टॉपिक आएगा। और एनर्जी रिलीजिंग में B1 B2 B3 B6 B7 B5 सारे ही हैं। तो ये भी हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो आपको एकदम से भी याद होगा भी नहीं, बाद में अपन आराम से याद इसको कर लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन पर। तो आपको ये समझ में आ गया कौन कौन से विटामिन हुए हमारे पास। दो तरह के विटामिन हुए, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल में कौन कौन से, ए डी ई और के। वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से, बी एंड सी। ठीक है, अब वाटर सोल्यूबल में बी के भी बी अलग और सी अलग। तो बी में फिर दो टुकड़े कर दिए, एक तो एनर्जी देने वाले और दूसरा ब्लड बनाने वाले। ब्लड बनाने वाले आप दो याद रख लो, फोलिक एसिड और B12। इन दोनों की कमी से फिर एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि इनका काम है ब्लड बनाना। अगर ये नहीं मिलेंगे तो एनीमिया होगा, ब्लड नहीं बनेगा। ठीक है, अब हमने पकड़ा विटामिन ए। तो आप लोग सब बचपन से सुनते आए हो कि गाजर खानी चाहिए, गाजर में विटामिन ए होता है। ठीक है ना, गाजर का हलवा खाना चाहिए। सर्दियाँ आने वाली है बहुत जल्दी, बारिश खत्म हो जाएगी, सर्दियाँ आएंगी, गाजर आएगी, गाजर का हलवा खाओगे, विटामिन ए बढ़ेगा। साल भर नहीं होती ना, साल भर गाजर नहीं आती, साल भर आप विटामिन ए नहीं मिलता, इसका मतलब आपको, सही बात है कि नहीं है, साल भर गाजर नहीं आती, इसका मतलब साल भर आपको विटामिन ए नहीं मिलता। तो इसलिए हमारे शरीर को इकट्ठा करना पड़ता है। अब अगर वाटर सोल्यूबल होगा तो यूरिन के साथ साथ बह जाएगा, लेकिन वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, फैट सोल्यूबल है, तो इसलिए हमारा शरीर में इकट्ठा रह सकेगा। इसी कारण से जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो हमको डेली चाहिए। तो वाटर सोल्यूबल कौन कौन थे, बी और सी। तो बी और सी हमको डेली चाहिए। विटामिन बी किसमें मिलता है, सब्जियों में मिलता है। ठीक है, हमको रोज सब्जियां खाते हैं हम। विटामिन सी किसमें मिलता है, नींबू में मिलता है। तो हर सब्जी में आप खटाई डालते हो, तो विटामिन बी और सी हमको रोज मिलता है। लेकिन विटामिन ए डी ई और के ये हमको रोज नहीं मिल सकता, या कहीं ना कहीं इनकी लिमिटेशन होती है, इसलिए बॉडी इनको इकट्ठा करती है। और ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, फैट सोल्यूबल, तो बॉडी में इकट्ठा हो भी जाते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम जो बनाया है वो ऊपर वाले ने काफ़ी सोच समझ करके ही बनाया है। ठीक, अब विटामिन ए की दो प्रकार होते हैं, तो रेटिनॉल और एक बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन क्या है, बीटा कैरोटीन जो होता है ना, ये आपके गाजर में मिलता है, और बीटा कैरोटीन खाने से ही रेटिनॉल बनता है। अब रेटिनॉल क्या है, रेटिनॉल जो है वही विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है। विटामिन ए अगर कोई पूछे कि विटामिन ए इनमें से कौन सा है बताओ, ऑप्शन में आपको दे दे रेटिनॉल, साइनोकोबाल, टोकोफेरोल, कैल्सीफेरोल, अब बताओ भैया विटामिन ए कौन सा है, तो आपको लिख देना आंसर भी सर ने बताया था, रेटिनॉल आंसर है इसका। ठीक है, अगर रेटिनॉल की जगह बीटा कैरोटीन आ जाए ऑप्शन में, बाकी तीन ऑप्शन बिल्कुल अलग हो, है ना, बिल्कुल दूर दूर के ऑप्शन हो, जैसे टोकोफेरोल दे दिया, कैल्सीफेरोल दे दिया, या फिर आपको मान लो थायमिन दे दिया, तो आपको बीटा कैरोटीन आंसर करना है। और बीटा कैरोटीन और रेटिनॉल दोनों ऑप्शन में आ जाए, पूछ ले कि इनमें से विटामिन ए कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि विटामिन ए का प्रीकर्सर कौन है, प्रीकर्सर मतलब होता है हिंदी में पूर्ववर्ती, मतलब पापा। ठीक है,
तो भैया रेटिनॉल किससे बनता है? बीटा कैरोटीन से। तो रेटिनॉल के पापा कौन? बीटा कैरोटीन। तो प्रीकर्सर जो है बीटा कैरोटीन है। तो आपसे पूछा है कि भाई प्रीकर्सर कौन है रेटिनॉल का, तो वो है हमारा बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन हमारा 8 बीटा कैरोटीन मिलते हैं तब एक रेटिनॉल बनता है। 8 बीटा कैरोटीन से एक रेटिनॉल बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब 8 गुने का अंतर है। 8 बीटा कैरोटीन लाओगे आप मॉलिक्यूल तब एक रेटिनॉल बनेगा। ठीक, अब मिलता कहाँ है? तो मैंने अभी बताया आपको कि एनिमल्स में मिलेगा, क्योंकि फैट है, फैटी एसिड, फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल है तो फैट में घुल जाएगा। फैट में घुल जाएगा तो फैट में घुल के जमा होकर के रहेगा। तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू में, लिवर में ये इजीली जमा रह जाएगा। तो उस एनिमल को हम लेकर के, उस एनिमल को हम डाइट में लेकर के हम विटामिन ए का सोर्स पूरा कर सकते हैं हमारा। जैसे कि मीट हो गया, लिवर हो गया, फिश हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, चीज़, बटर, घी, ये सारे ऑयली चीज़ें हैं और इनके अंदर आपको विटामिन ए मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा किसमें मिलेगा? वो मिलेगा लिवर, फिश के लिवर में। देखो लिवर में तो विटामिन ए इकट्ठा होता ही है, चाहे मेरा लिवर हो चाहे वो मछली का लिवर हो, लिवर में तो इकट्ठा ही होता है। लेकिन ज़्यादा किसके लिवर में इकट्ठा होता है? वो फिश के लिवर में इकट्ठा होता है। कौन सी फिश है? वो है कॉड लिवर ऑयल, कॉड फिश या शार्क फिश। शार्क फिश, शार्क वो जो फिल्मों में दिखाते हैं दांत वाली, वही। ठीक है, तो कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, इन दोनों के अंदर ही ज़्यादा आपको विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, अब वेजिटेबल सोर्स में भी मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे कम होगा। तो डार्क लीफी वेजिटेबल्स जितनी होती हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां, उनके अंदर विटामिन ए ज़्यादा होता है। अब हरे पत्ते में जितना पत्ते का कलर ज़्यादा गहरा होगा उतना ही विटामिन ए ज़्यादा होगा, है ना। विटामिन ए क्या करता है? सब्जी को हरा कलर और ज़्यादा गहरा करवाता है। तो जितना गहरा हरा रंग होगा उतना विटामिन ए ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डार्क ग्रीन कलर की जो वेजिटेबल होगी उनमें कैरोटीन ज़्यादा होगा। ठीक, कौन कौन सी होती हैं हरे पत्ती सब्जियां? आपके धनिया हो गया, पालक है, मेथी है, ये सब हरी पत्तेदार सब्जी है। इनके अंदर स्पाइनेच इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब के अंदर विटामिन ए आपको ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद में रिचेस्ट सोर्स क्या है प्लांट में? रेड पाम ऑयल। रेड पाम जो है उसके तेल के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलेगा। तो वापस देखो ऑयल को ही लाना पड़ा, हमें फैट को ही लाना पड़ा हाईएस्ट सोर्स के लिए। यहाँ पे एनिमल के अंदर तो है ही, प्लांट के अंदर भी ऑयल ही है, रेड पाम ऑयल है। उसके अलावा येलो फ्रूट्स में मिलता है, मैंगो है, पपाया है, और कैरेट में भी मिलता है, गाजर में भी बीटा कैरोटीन। लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाईएस्ट किस में है, तो हाईएस्ट हमारे को मिलेगा नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर। और नॉन वेजिटेरियन फूड में कौन सी? कॉड लिवर ऑयल फिश के अंदर हमारे को सबसे ज़्यादा मिलेगा। प्लांट सोर्स में पूछा जाए तो रेड पाम ऑयल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है विटामिन ए। ये हमारे शरीर में कहाँ स्टोर होता है? तो हमारे शरीर में भी लिवर में ही स्टोर होता है। मछली के शरीर में भी लिवर में स्टोर है, इसलिए उसका लिवर निकाल के उसका तेल निकाला हमने, और हमारे शरीर में भी लिवर में ही स्टोर है। अब कितने महीने के लिए स्टोर होता है? तो भैया गाजर कितने महीने के लिए आती? 3 महीने के लिए। तो साल में से 3 महीने हटा दो, बचे हुए 9 महीने के लिए हमारे शरीर में इकट्ठा होता है। ठीक है, तो आपने चालू करा, दिसंबर में गाजर आई, दिसंबर में खाना, फरवरी मार्च तक चली, मार्च तक आपके शरीर ने इकट्ठा कर लिया विटामिन ए। उसके बाद आपने पूरे साल भर विटामिन ए नहीं खाया, फिर 9 महीने बाद में दिसंबर आ गया, वापस गाजर आई, गाजर खाना शुरू कर दिया हमने। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है ना, ये जानवरों के लिए भी तो है। जानवर भी 8 या 9 महीने के लिए स्टोर करते हैं, क्योंकि जानवरों को भी गाजर बेचारों को तभी 3 महीने को खाने को मिल रही है। खरगोश है, तो खरगोश अगर गाजर खाएगा तो कब खाएगा? वो भी जब उगेगी तभी खाएगा ना, 3 महीने ही खाएगा वो भी। तो यहाँ पर लिवर के अंदर स्टोर होता है 6 से 9 महीने का। ठीक, अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है कि इस विटामिन ए का हमारे शरीर में काम क्या है ना। हम बार बार बोल रहे हैं विटामिन ए करता क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका अपनी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आँखों के लिए कैसे ज़रूरी है? हमारी आँखों में रोड और कोन नाम के 2 चीज़ें होती है रेटाइना में, रोड और कोन, है ना। ये पिगमेंट होते हैं, चीज़ें क्या बोला? पिगमेंट होते हैं, रोड पिगमेंट एंड कोन पिगमेंट। रोड पिगमेंट अंधेरे में देखने में मदद करते हैं, और कोन पिगमेंट उजाले में रंग देखने में, रंग के अंदर जो विभेद करता है वो कौन करता है? कौन करता है। कौन करता है? कौन करता है। समझ में आ गया? रोड करता है अंधेरे में, ठीक है, आर से रोड, र से रात,
कौन करता है? उजाले के अंदर। क से कौन, क से कलर, याद रह जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि रोड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन इंग्लिश में बोलते हैं रोडोप्सिन और हिंदी में बोलते हैं रोडोप्सिन। मतलब बोलते तो रोडोप्सिन ही है, इंग्लिश में बोलो हिंदी में बोलो, लिखते जो है अलग अलग है, ठीक है, बोलेंगे रोडोप्सिन ही। तो इस रोडोप्सिन के बनाने में, इसके निर्माण में विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है। जो रेटिनॉल है वो रेटिनॉल ही रोडोप्सिन को बनाता है। अगर रोडोप्सिन बनाएगा तो क्या कर पाएंगे हम? रात में अंधेरे में देख पाएंगे। और रोडोप्सिन को बनाने का जो साइकिल है उस साइकिल को बोलते हैं वाल्ड्स विजुअल साइकिल, जो कि विटामिन ए के बिना अधूरा है। तो आपसे एग्जाम में बाई चांस आ जाए कि देखने के लिए कौन सा साइकिल जरूरी है अंधेरे में देखने के लिए, तो वाल्ड विजुअल साइकिल। विटामिन ए कौन से साइकिल किससे संबंधित है? तो वाल्ड विजुअल साइकिल। वाइल्ड विजुअल साइकिल से कौन सा विटामिन संबंधित है? विटामिन ए, डी, ई, के, बी, सी, कुछ भी पूछे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा विटामिन ए। तो यहाँ पे आप वाल्ड को याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में कि विटामिन ए, इसका काम है आंखों को देखने, अंधेरे में देखने लायक बनाना। तो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो क्या होगा? हम अंधेरे में नहीं देख पाएंगे। अंधेरे में नहीं देख पाना ये कौन सी बीमारी है? अंधेरे में देखना देख नहीं पाए कोई, या अंधेरा हो तो उसकी आंखें जो है काम करना बंद कर दे, उसको दिखना बंद हो जाए। पिक्चर आई थी कादर खान की, उसको रात में अंधेरे में याद दिखता नहीं था कुछ भी। याद है कौन सी पिक्चर थी? हाँ, किसी ने देखी हो? बोल रहा था बोल, बोल रहा था बोल थी, कोई है अवेलेबल? ठीक है, तो उसमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता। यहाँ पर यही प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? विटामिन ए की कमी से अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस का एक दूसरा नाम भी है, इसको निक्टेलोपिया भी कहते हैं। निक्टेलोपिया, निक्टेलोपिया, ठीक है। अब इससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि विटामिन ए को जो भी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ए की कमी से जो भी परेशानियाँ होती हैं, जो भी बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो आंखों की बीमारियाँ यानी कि ओक्यूलर, और एक होती है बिना आंखों के अलावा दूसरी बीमारियाँ, अदर देन आइज़। तो हम पहले आइज़ वाली बात करेंगे जिसको हम ओक्यूलर बोलते हैं, ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन। फिर आएंगे नॉन ओक्यूलर, यानी कि आंखों के अलावा कोई दूसरा क्या करता है हमारे शरीर में विटामिन ए। तो आंखों में जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, चाहे उसको दिखाई न दे, चाहे आंखों में झुर्रियाँ पड़ जाए, है ना, आंखों में भी झुर्रियाँ पड़ती है, या आंखों में अल्सर हो जाए, या आंखें बिल्कुल ख़राब हो जाए, इन सबको सम्मिलित रूप से मिला करके एक शब्द कहा जाता है। उस शब्द का नाम है जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। तो जीरोप्थेल्मिया एक शब्द हमने लिया जो कि हम ले रहे हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी के लिए। तो जीरोप्थेल्मिया एक बड़ा शब्द आ गया। इस जीरो माने होता है ड्राई, जीरो का मतलब होता है जहाँ पे पानी ना हो, जीरो, XERO बोलते हैं। ऑप्थेल्मिया मतलब आई होता है, तो जीरोप्थेल्मिया क्या हो गया? आई के अंदर ड्राइनेस हो जाती है। तो ये एक कॉमन टर्म है जो आई की उन सभी बीमारियों को मिला के बोला जाता है जो विटामिन ए की कमी से होती हैं। अब सबसे पहली बीमारी क्या हुई? सबसे पहले हुआ नाइट ब्लाइंडनेस। सबसे पहले हुआ नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में दिखना हो गया बंद, सबसे फर्स्ट। उसके बाद क्या होता है? आंख में जो रेड रेड कंजक्टाइवा दिखता है ना, ये ऐसे करते हैं तो, है ना, और सामने सफ़ेद सफ़ेद जो ये दिखता है अपने को स्क्लेरा कंजक्टाइवा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सूखना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ की जो एपिथेलियम है इसको बनाने का काम भी विटामिन ए का है। तो ये सूखना शुरू कर देगा, तो ड्राइनेस हो जाएगी कंजक्टाइवा में, तो उसको बोलेंगे कंजक्टाइवल जीरोसिस। यानी जीरो माने वही ड्राई, कंजक्टाइवल जीरोसिस। तो कंजक्टाइवा क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी, सूखने लग जाएगी। फिर और आगे बढ़ेगी बात मतलब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कंजक्टाइवा पहले तो सूखेगी, सूखने की वजह से जब हमारी आंख में नमी नहीं रहेगी तो आंख में निशान पड़ने लग जाएंगे, छोटे छोटे दाने पड़ने लग जाएंगे। उन दानों को एक बिटोट नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इसको बोलते हैं बिटोट स्पॉट। तो हमारी जैसे ये आंख है और ये आंख की पुतली है, तो इसके पुतली के आसपास यहाँ ट्राइंगुलर मतलब कि ऐसे ट्राइंगल जैसी शेप के, इतने बड़े नहीं, छोटे छोटे सफ़ेद रंग के वाइट कलर के
स्पॉट बन जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं बिटोट स्पॉट। तो ये सवाल एग्जाम में आता है, बिटोट स्पॉट कौन से विटामिन की कमी से बनते हैं आँख में? ये होता है हमारा आंसर विटामिन ए। बहुत कॉमन सवाल है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो बिटोट स्पॉट हमारे को देखने को मिलेंगे। एक तो हमारी ये प्रॉब्लम हो गई। तो सबसे पहले दिखना कम हुआ अंधेरे में। दूसरा प्रॉब्लम हुआ, एक मिनट, दूसरा प्रॉब्लम हमारा क्या हुआ? दूसरा प्रॉब्लम हुआ हमारी आंखें सूखने लगी, कंजक्टाइवा सूखने लगा। फिर कंजक्टाइवा के ऊपर ही क्या बनने लगे? सफ़ेद सफ़ेद निशान बनने लगे, जिनको हमने बिटोट स्पॉट कहा। उसके बाद कंजक्टाइवा, अभी तक तो सारा मामला कंजक्टाइवा तक ही सीमित था। अब ये होता है सेंटर में कॉर्निया, है ना, बीच में कॉर्निया होता है। इस कॉर्निया पर अटैक करेगा, नहीं कॉर्निया में सूखना शुरू हो जाएगा। अब कॉर्निया सूखना शुरू हो जाएगा तो कॉर्निया में हो जाएगा ड्राइनेस, यानी कि कॉर्नियल जीरोसिस। जीरोसिस मतलब का वही आपका ड्राइनेस। तो कॉर्नियल जीरोसिस हो जाएगा, कॉर्निया आपका डल हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? आपका डल हो गया, ड्राई हो गया। अब ड्राई क्यों हमको ड्राई क्यों नहीं चाहिए? हम आंखों को गीला क्यों रखते हैं? क्योंकि जो गीला होता है ये क्या है? आंसू होते हैं, टीयर्स होते हैं। इन टीयर्स के अंदर हमारे कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकती है। सभी जानते हो लाइसोसोम, लाइसोजाइम का नाम सबने सुना है ना। लाइसोजाइम जो है बैक्टीरिया से बचाता है। ये क्या होगा? अब आंखें सूख गई तो टीयर्स नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? हमारी आंखों में इन्फेक्शन होना शुरू होगा और कॉर्निया पे अल्सर बन जाएंगे। कॉर्निया पे अल्सर बनेंगे। अब जब अल्सर बनेंगे कॉर्निया पे, तो जब वो अल्सर वापस घाव भरेगा, तो घाव भरता है तो क्या बन जाते हैं? अपने खुरंड बन जाता है ना। हाथ पे चोट लगी, घाव हुआ, घाव सूखता है तो एक खुरंड बन जाता है, एक निशान बन जाता है। तो कॉर्निया पे यहाँ पे एक निशान बन जाएंगे। और वो निशान कैसे होंगे? वो हमको अब दिखाई नहीं देगा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, अपारदर्शी होंगे। पारदर्शी नहीं होंगे, अपारदर्शी, अपारदर्शी होंगे। तो हमारी आंखों से हमारे को दिखना कम हो जाएगा। जहां जहां पे कॉर्निया का अल्सर था वहां वहां से हमको बाहर बराबर दिखेगा नहीं, ठीक है। फिर हमने अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी हमने विटामिन ए नहीं खाया, तो क्या होगा? इसके बाद होगा किरेटोमलेशिया। किरेटोमलेशिया में क्या होता है? हमारा पूरा कॉर्निया डैमेज हो जाता है, कॉर्निया पिघल जाता है और आई जो है, कॉर्निया पिघला और आई कोलैप्स होकर कॉर्निया से बाहर निकल जाता है सारा मटेरियल, तो आदमी अंधा हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जीरोप्थेल्मिया हमारे सिम्टम्स थे। सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस से स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद में आया हमारे कंजक्टाइवा का सूखना, कंजक्टाइवल जीरोसिस। उसके बाद हमारे आया बिटोट स्पॉट, तीसरी स्टेप। फिर चौथे स्टेप पे आया कॉर्नियल हमारा जीरोसिस हुआ, कॉर्निया सूखा। फिर पांचवें स्टेप पे कॉर्निया में अल्सर हुए और छठा यानी कि आखिरी स्टेप है किरेटोमलेशिया। और किरेटोमलेशिया के बाद अंधापन। तो विटामिन ए का अंधापन एक ऐसा अंधापन है जिसको हम बचा सकते हैं विटामिन ए दे करके, है ना। प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, तो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस का। ऐसी ब्लाइंडनेस को रोका जा सके। देखो, एक तो होती है ब्लाइंडनेस प्रिवेंटेबल, और एक है कि जिसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, उसको बचा ही नहीं सकते आपके, तो भाई अंधा होके ही मानेगा आप। जिसको नहीं ठीक कर सकते, कोई जन्मजात ही अंधा है तो उसको आप कैसे ठीक करोगे? पर विटामिन ए की कमी से तो कम से कम आप अपने लोगों को बचा सकते हो। विटामिन ए की कमी से अगर कोई अंधा हो रहा है तो उसको तो रोक सकते हो। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, उसको रोकने के लिए सरकार ने कुछ प्रोग्राम चलाए हैं, वो हम आपको पढ़ाएंगे थोड़ी देर में। उसके पहले मैं पूरे कर लेता हूँ हमारे सिम्टम्स, या हमने जो डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से क्या क्या हो रहा था। तो आई वाले तो हो गए सारे। अब आएंगे नॉन ओक्यूलर। नॉन ओक्यूलर मतलब आई के अलावा दूसरे। तो हमारे आई के अलावा दूसरे सिम्टम्स क्या क्या हैं, या दूसरी चीज़ें क्या हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन क्या है? एक तो ग्रोथ का रिटार्डेशन हो जाएगा विटामिन ए की वजह से। उसके बाद फ्राइनोडर्मा, फ्राइनोडर्मा कल भी बताया था। फ्राइनोडर्मा हमने एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से फ्राइनोडर्मा होता था, यानी कि मेंढक जैसी चमड़ी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी से भी सेम चीज हो सकती है। तीसरी चीज है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूखमरी, भूख नहीं लगती। विटामिन ए की कमी से भूख लगना बंद हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया, ठीक है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक मेंटल डिसऑर्डर भी है जो लड़कियों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। लड़कियों को पतला होने का शौक रहता है ना, तो लड़कियां क्या करती है? पहले तो बॉयफ्रेंड के साथ जाती है, खूब खाती हैं, फिर उनको लगता है मोटी हो जाऊंगी, तो फिर वो क्या उंगली कर करके ऐसे मुंह में सारा वापस उल्टी कर देती है। तो इस बीमारी को बोलते हैं हम एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसकी वजह से क्या होता है? जो खाया वो भी नहीं
एपिथेलियल टिश्यू है, इस एपिथेलियल टिश्यू की ग्रोथ के लिए भी विटामिन ए जरूरी है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का विटामिन ए से क्या रोल आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एपिथेलियम, इंटेस्टाइन का एपिथेलियम डैमेज होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि नाइट ब्लाइंडनेस, अगर 1% से ज़्यादा केस हमारे को नाइट ब्लाइंडनेस के मिल जाते हैं, प्रिविलेंस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ केसेज कितने हैं हमारे देश में, उसको प्रिविलेंस बोलते हैं। 6 महीने से 6 साल के बच्चे के अंदर हमारे किसी कंट्री में, हमारी कंट्री में या हमारे किसी स्टेट में या किसी राज्य में के ज़िले में या किसी ज़िले के तालुका में कहीं पर भी अगर 1% से ज़्यादा केस आपको नाइट ब्लाइंडनेस के मिल गए, मतलब रात्रिकालीन अंधता के मिल गए, तो इसका मतलब वो एक भयानक प्रॉब्लम है और उसके लिए हमको कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से बिटोट स्पॉट के केस, अगर देखो नाइट ब्लाइंडनेस सबसे फर्स्ट आ गई, फर्स्ट लेवल पे अगर सुधर गए तो ठीक है, थोड़े बहुत सुधर भी जाते हैं ना, तो नेक्स्ट स्टेप आएगी हमारी बिटोट स्पॉट की स्टेप, या फिर हमारी बिटोट स्पॉट के बाद आएगी कोर्नियल अल्सरेशन की स्टेट, जूरोसिस की स्टेट, फिर आएगी केरेटोमलेशिया की। तो सबसे ज़्यादा अगर 1% नाइट ब्लाइंडनेस मिल गई तो वो हमारे लिए खतरनाक बात है। उस 1% में से आधे लोग अगर अपने आप विटामिन ए खा करके ठीक हो गए, कुछ लोगों को लगता है कि यार मेरे को रात में दिख नहीं रहा है ना। अब छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या होगा, वो बोल नहीं पाएगा। 6 महीने से 6 साल का बच्चा, 6 महीने से 6 साल का बच्चा है, वो ये बता ही नहीं पाता कि मेरे को रात में दिखाई नहीं देता। वो तो क्या सोचता होगा, क्या रात में दिखता नहीं, अंधेरा हो गया, ऐसे नहीं दिख रहा। छोटा बच्चा 3 साल का 2 साल का क्या समझेगा, वो बता ही नहीं पाएगा। पर उसकी माँ बताएगी, है ना, उसकी माँ बोलेगी अरे हमारा बच्चा रात में इधर उधर जाता है, गिर जाता है, अंधेरे में चीज़ें पकड़ नहीं पाता, ऐसी बातें बताएगी माँ, है ना। अगर इस स्टेज पे आधे लोग सुधर गए तो बिटोट स्पॉट तक आधे लोग और पहुंचे, यानी कि 1% का आधा 0.15%, 0.5%, तो भी ये खतरनाक बात है। और अगर कॉर्नियल जीरोसिस के 0.01% केसेज भी अगर हमारे को मिलते हैं तो भी ये अच्छी बात नहीं है, तो भी ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। और अल्सरेशन के या केरेटोमलेशिया के 0.05% केसेज मिलते हैं तो ये भी बड़ा खतरनाक बात है। तो इसमें से ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि नाइट ब्लाइंडनेस कितने % से ज़्यादा होने पर सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। तो 1% से ज़्यादा अगर नाइट ब्लाइंडनेस के केसेज हो गए तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब आ जाता है कि विटामिन ए कितना चाहिए हमको डेली। तो आप इसमें सिर्फ एक सिंपल सी बात याद रखो, सिर्फ 600 याद रख लो। 3 साल से ऊपर का हर व्यक्ति, 3 साल से जैसे ही उम्र ज़्यादा हुई, हमको 600 माइक्रोग्राम जो है विटामिन ए चाहिए होता है। जैसे 3 साल से ऊपर की उम्र हुई, 3 साल से कम हमको, जैसे उम्र कम है तो 1 साल तक का बच्चा है तो उसको चाहिए सिर्फ 350, 1 ईयर तक। ठीक है, 1 से 3 साल को चाहिए 400। जैसे ही 3 साल से ऊपर का हुआ, चाहे वो 4 से 6 साल का हो, चाहे 7 से 9 साल का हो, चाहे 10 से 12, 12 से 15 या 16 से 18, या फिर एडल्ट मैन हो चाहे वीमेन हो, सबको 600 चाहिए। तो आप 600 याद रख लो। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है 600 की वैल्यू हो जाती है 800, और जैसे ही दूध पिलाती है माँ 800 की वैल्यू हो जाती है 950। क्यों? क्योंकि जो माँ दूध पिलाएगी उस दूध में फैट निकलेगा, फैट के साथ मिक्स होकर विटामिन ए भी थोड़ा बाहर जाएगा वो बच्चे की ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ है हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस क्या है? किसी ने ज़्यादा विटामिन ए खा लिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको भूख नहीं लगेगी। तो देखो, भूख दोनों कंडीशन में नहीं लग रही है, बात ध्यान रखना। विटामिन ए की कमी में भी भूख नहीं लग रही है, विटामिन ए की अधिकता में भी भूख नहीं लग रही, दोनों कंडीशन में आ रहा है। नींद नहीं आएगी बराबर से उसको, है ना, स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, उल्टियाँ आएंगी, स्किन पे पैच बन सकते हैं, लीवर का साइज बढ़ सकता है, और आँखों में इडेमा हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ लॉन्ग बोन्स, हड्डियों की स्वेलिंग हो सकती है, हड्डियां ब्रिटल हो सकती है, टूटने जैसी हो सकती हैं। ठीक है, और फ्रैक्चर हो सकते हैं अगर विटामिन ए ज़्यादा हो गया। तो विटामिन ए का ज़्यादा होना भी खतरनाक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को। अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में आती है वो ये है कि हम बच्चों को कितना विटामिन ए देना चाहिए। कम्युनिटी का पोर्शन है, मैं यहीं करा देता हूँ। तो इसमें ऐसा है कि 6 महीने तक तो हम कोई विटामिन ए देते ही नहीं है बच्चे को। ठीक है, 6 महीने तक तो कुछ भी नहीं देते, क्योंकि 6 महीने तक बच्चा क्या करता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करता है, माँ के दूध पे निर्भर रहता है, और माँ के दूध से उसको विटामिन ए बराबर मात्रा में मिलता रहता है। जैसे बच्चा 6 महीने से ऊपर का हुआ, हम उसको विटामिन ए देंगे। क्यों? 6 महीने से ऊपर होने के बाद में बच्चा जो है थोड़ा एक्सपोज होना शुरू होता है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो हम 6 से 12 महीने
11 महीने 32 दिन, इसलिए 6 से 11 महीने, इसके बीच में एक डोज हम दे देंगे 1 लाख यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम जो है विटामिन ए की दे देते हैं बच्चे को। अब बच्चे को पकड़ेंगे कहाँ? तो बच्चा जब 9 महीने का होता है तो वो मीजल्स का या एमआर का टीका लगवाने आता है। बच्चे को 9 महीने पे टीका लगता है मीजल्स का या एमआर का। तो जब एमआर का टीका लगवाने बच्चा आएगा तो उसको विटामिन ए की डोज भी पिला दी जाती है, जो आंगनवाड़ी में पिलाते हैं। आंगनवाड़ी के अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है या जो एएनएम सिस्टर होती है, उनके पास में एक चम्मच होती है 2 ml की, उस चम्मच में 2 मार्क बने होते हैं, पूरी भरी हुई चम्मच 2 ml की, आधे बीच में एक मार्क होता है यानी कि 1 ml का, तो 1 ml पिला दिया जाता है। 1 ml में कितना होता है? 1 लाख होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है हमारे को, 1 ml के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन 1 ml के अंदर 1 लाख होता है ना। पूरी चम्मच पिलाएंगे तो 2 लाख जाएगा, आधी चम्मच पिलाएंगे तो 1 लाख जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद में हमने एक बार तो बच्चों को 1 साल की उम्र के पहले हमने एक बार पिलाया, 6 महीने से 12 महीने के बीच में पिलाना है। स्पेशली 9 महीने पे हम बच्चे को पिला सकते हैं, जब बच्चा हमारे पास मीजल्स का टीका या एमआर का टीका लगवाने आया तब। उसके बाद कब कब पिलाना है? तो उसके बाद 1 साल से 5 साल का जब बच्चा होगा, यानी कि 1 साल का तो हो चुका है, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल, यानी कि 4 साल तक हम उसको और विटामिन ए पिलाएंगे। 4 साल तक पिलाएंगे। कितना पिलाएंगे? 2 लाख पिलाएंगे हर 6 महीने में, यानी कि 1 साल में कितना पिला दिया हमने? 4 लाख यूनिट, यानी कि हर 6 महीने में 2, तो साल भर में 4, तो 4 साल में 4 चौक 16 लाख यूनिट हमको पिलानी है। और 1 लाख हम पहले पिला चुके हैं तो 17 लाख, तो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट हमारे को बच्चे को देनी होती है। तो पहली बार तो 9 महीने पे दे दिया, 1 साल पूरा कर लिया उस बच्चे का। फिर उसके बाद में 18 महीने यानी कि 1.5 साल, 24 महीना 2 साल, 30 महीना 2.5 साल, 36 महीना 3 साल, 42 3.5, 48 4 साल, 54 4.5 साल और 60वां महीना यानी कि पूरा बच्चा 5 साल का। तो बच्चा जब हैप्पी बर्थडे बोलेगा तब तक उसको हमारे को उसकी सारी डोज कंप्लीट करनी है। तो टोटल कितनी डोज दे दी हमने? टोटल हमारी 9 डोज दे दी, एक तो पहले दे दी थी और ये हर साल में 2 दे रहे हैं, तो बचे हुए 4 सालों में 8 और 1 9, टोटल 9 डोज दे रहे हैं। 9वें महीने से चालू कर रहे हैं और 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम इसको पिला रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, टोटल 17 लाख यूनिट हम देनी है और चम्मच होती है 2 ml की, उसमें बीच में मार्क होता है, वो जो बीच में मार्क होता है चम्मच में ऐसा गोला बना होता है, वहां तक 1 ml होता है। ठीक है, इसके बाद में ये आ जाता है, अब ये तो है प्रोफाइलैक्सिस जो हमने पढ़ा। अब मान लो कोई बच्चा आया जिसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो हम क्या देंगे? हम उसको आते ही एक बार में 2 लाख यूनिट तो पिला देंगे, उसके बाद में 1 महीने बाद उसको वापस पिलाएंगे 4 वीक के बाद, और उसको 2 लाख यूनिट हम और दे देंगे, तो उससे उसकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं सवाल। तो सवाल नंबर 1 क्या है? पढ़ लो इसको। विटामिन ए डेफिशिएंसी इज कंसिडर्ड ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इफ प्रिवेलेंस रेट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 months to 6 years इज मोर देन दैट। मतलब ये मैंने बताया था आपको क्वेश्चन कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कब हो जाएगी, कब सरकार को बीच में बोलना पड़ेगा? जब नाइट ब्लाइंडनेस के केसेज हमारे कितने % से ज़्यादा हो जाएंगे? 1% से ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमको बोलना पड़ेगा। अगर नाइट ब्लाइंडनेस की जगह तुम्हारे पास ये क्वेश्चन के अंदर बिटोट स्पॉट आता तो आंसर क्या बनता? हमारा 0.5% बनता। ठीक है, और अगर इसकी जगह कॉर्नियल अल्सरेशन आता तो हमारा आंसर 0.01% बनता। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे नाइट ब्लाइंडनेस पे आता ज़्यादातर क्वेश्चन, बाकी चीज़ों पे नहीं पूछा जाता, पर आपको फिर भी याद करना पड़ेगा। बाई चांस आप लोगों से शुरुआत हो जाएगी नया सवाल देने का, इसी पेज पे मेहरबानी करते हैं, नया सवाल देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस अ चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 month, यानी कि 6 से 11 महीने के बीच की बात करी। अब 1 साल से पहले हमको सिर्फ 1 लाख यूनिट रखना है और वो भी 9 महीने पे देने, फटाक से दिमाग में आना चाहिए। अब चलो आगे, गिवन ए मेगा डोज ऑफ विटामिन ए इक्वल टू कितना देंगे? 1 साल से पहले केवल 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। अगर 1 साल से बाद का पूछते तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आता, तो आंसर 1 लाख हो गया इसका। इसके बाद फिर आ जाओ फर्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज, अभी बताया था, पढ़ाया था कि विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है? कौन से सिम्टम आते हैं? सबसे पहले आता है नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों में दिखना कम होता है अंधेरे में।
उसके बाद आता है कॉर्नियल कंजक्टाइवल जीरोसिस, कंजक्टाइवा सूखता है, फिर उसके बाद में बिटर्ट स्पॉट, फिर कॉर्नियल जीरोसिस, कॉर्निया सूखता है, फिर कॉर्निया में अल्सर बनते हैं, फिर केरेटोमिलेसिया होता है, फिर परमानेंट ब्लाइंडनेस होती है। ये बताए थे 5 स्टेप आपको, है ना। फर्स्ट स्टेप था नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा था कंजक्टाइवल जीरोसिस, तीसरा था बिटोट स्पॉट, चौथा था कॉर्नियल जीरोसिस, पांचवा था कॉर्नियल अल्सरेशन, छठा था केरेटोमलेशिया, सातवां था परमानेंट ब्लाइंडनेस। ये बताया था। तो ऐसा समझते तो आपने आंसर सोच ही लिया होगा अब तक, है ना। सबने नाइट ब्लाइंडनेस सोच लिया होगा आंसर, लेकिन ये आंसर आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया आंसर? ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमने बोला फर्स्ट क्लिनिकल साइन, ये इन्होंने यहाँ पर उल्लू बना दिया अपने को। उल्लू वैसे रात में देख सकता है, उसमें विटामिन ए की जरूरत नहीं है, है ना। वो रात में देख सकता है उल्लू, और हम बन गए अल्लू, विटामिन ए की कमी से बन गए अल्लू। क्या हुआ? साइन। साइन और सिम्टम, जिसको पता है कि साइन क्या होता है और सिम्टम क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि साइन क्या चीज़ है और सिम्टम क्या चीज़ है, तो ही इसका आंसर कर पाएगा। साइन क्या है? जो दिखाई दे। साइन को हिंदी में बोलते हैं चिन्ह। जो दिखाई दे वो चिन्ह है, और जो हम पेशेंट महसूस करे वो सिम्टम है। पेशेंट बोलता है कि साहब मेरे को चक्कर आ रहे हैं, तो क्या ये कोई साइन है? नहीं, वो सिर्फ सिम्टम है उसका। अगर पेशेंट बोले कि मेरे को बुखार आ रहा है, तो हम उसको नाप सकते हैं, है ना, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, उसको साइन कर सकते हैं कन्वर्ट। लेकिन हम जो पेशेंट महसूस कर रहा है, वो मुझे तो चक्कर आ रहा है, उबाके आ रहे हैं, है ना, पेशेंट ऐसा बोलेगा, तो हम उसको क्या साइन मानेंगे? साइन नहीं मानेंगे। साइन वो होता है जो हमको दिखाई दे। साइन का मतलब था चिन्ह। अब यहाँ पर फर्स्ट क्लिनिकल साइन पूछा, तो नाइट ब्लाइंडनेस को कैसे दे सकते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस को साइन थोड़ी हो सकता है, वो तो सिम्टम हो सकता है ना। पेशेंट बोलेगा मुझे रात में दिखाई नहीं देता, हम कैसे मान ले भाई, तो झूठ बोल रहा है तो। और अगर उसको दिख भी नहीं रहा रात में, तो हम अपनी आंखों से थोड़ी देख सकते हैं कि उसको नहीं दिख रहा। हम इस बात को हम पहचान ही नहीं सकते, सिर्फ पेशेंट महसूस कर सकता है। इसलिए फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस है। फर्स्ट क्लिनिकल साइन क्या है? इसके बाद किसका नंबर था? कंजक्टाइवल जीरोसिस का नंबर था। तो कंजक्टाइवल जीरोसिस हमारा फर्स्ट क्लिनिकल साइन बनेगा। ठीक है, तो साइन और सिम्टम के चक्कर में इन्होंने फंसा दिया। इतना आसान सवाल था, लेकिन इस सवाल को इन्होंने साइन सिम्टम के चक्कर में उल्लू बना करके और हमारा गलत करा दिया आंसर। ठीक है, इसके बाद में ये सवाल आ गया। ये सवाल नर्सिंग के एग्जाम में पूछा गया था। आज से 10 साल पहले जो नर्सिंग का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से विटामिन ए की टोटल कितनी डोज दी जाती है बच्चों को। तो टोटल डोज कितनी दी जाती, तो हमने कैलकुलेट करी थी कि 1 साल से पहले तो 1 लाख देना है, उसके बाद अगले 5 साल तक हर साल 2 लाख 6 महीने में देनी है, यानी कि 1 साल में 4 लाख, और 4 साल तक दोगे तो 4 चौक 16, 16 और 1 17, तो 17 इसका आंसर है, हमको पता है। लेकिन इसमें ऑप्शन में 5, 6, 9, 13.5 कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है? कोई 10 साल पहले जब ये एग्जाम में सवाल आया था, उस समय सिर्फ 3 साल तक ही बच्चों को डोज दी जाती थी, चौथे और पांचवें साल में डोज नहीं दी जाती थी। यानी कि चौथे साल की 4 लाख और पांचवें साल की 4 लाख, यानी कि 8 लाख की डोज यहाँ नहीं थी। तो 17 माइनस 8 यानी कि टोटल सिर्फ 9 लाख ही डोज दी जाती थी। आज से 10 साल पहले तक 9 लाख डोज दी जाती थी, तो इसका आंसर 9 लाख था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको नर्सिंग की किसी किताब में मिले, ये मैंने इसलिए डाला, आप किताबें खरीदोगे, एमसीक्यू की किताबें लाओगे, वहाँ किताबें पढ़ोगे, तो कोई आज से 10 साल 15 साल का पेपर निकलेगा, उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा 9 लाख, तो आपके दिमाग में 9 लाख याद रह जाएगा, और वहाँ 9 लाख याद रह जाएगा तो आप गलती कर जाओगे। क्यों? क्योंकि अब की बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो 5, 6, 9 और 13.5 की जगह 17 लाख ऑप्शन में आएगा। तो आपको सर की बात तो याद रहेगी नहीं कि सर ने 17 लाख याद कराया था। एग्जाम के लास्ट में हमने किताब देखी थी, उसमें 9 लाख था। इसका तो सीधा सीधा क्वेश्चन का जवाब 9 लाख हो गया। ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आज से 15 साल पहले 9 लाख आंसर हुआ करता था इसका, लेकिन अभी डाटा अपडेट हो गया है। अब बच्चे को पूरे 5 साल तक विटामिन ए पिलाया जाता है, तो अब आंसर इसका 17 लाख है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें लेटेस्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन ए के सॉल्यूशन में कितना विटामिन ए होता है। तो अभी बताया था 2 ml की चम्मच से हम पिलाते हैं 2 लाख। चम्मच को आधा भरते हैं तो आधी चम्मच 1 ml की होती है, उसमें होता है 1 लाख। तो यहाँ 1 ml 1 लाख देख लो, 25,000 पर ml, 50,000 पर ml, 1 लाख पर ml, 2 लाख पर ml, तो 1 लाख पर ml हमारा आंसर सही हो गया यहाँ पर। ठीक है,
इसके बाद में डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए बाय एन एडल्ट मेल, अभी चीख चीख के बताई थी आपको, एक शब्द याद रखना है 600, ठीक है। 1 साल तक के बच्चे को चाहिए 350, 1 से 3 साल के बच्चे को चाहिए 400, उसके बाद 3 साल से ऊपर कोई भी मेल हो या फीमेल हो, एडल्ट है 600 चाहिए, प्रेगनेंसी में 800, और जैसे माँ दूध पिलाए 950 की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा जो है डेली रिकमेंडेड डाइट होता है इसका, ठीक है। अब आ गया हमारा विटामिन डी। अब हम विटामिन डी करते हैं, 1 मिनट में सांस ले लेता हूँ तब तक, टाइम है अपने पास में। विटामिन डी, विटामिन डी कौन सा विटामिन है, मतलब सबको पता है सूर्य प्रकाश जी की उपस्थिति में विटामिन डी मिल जाता है, ठीक है। सूर्य प्रकाश जी कौन, वो जनरल स्टोर वाले सूर्य प्रकाश जी नहीं, सूर्य भगवान की बात कर रहा हूँ। तो सूर्य प्रकाश में जब आप बैठोगे तो आपको विटामिन डी मिलता है। अगर रोज आप सिर्फ 5 मिनट भी सूर्य प्रकाश में बैठ गए, 5 मिनट भी सूर्य प्रकाश जी से मुलाकात कर ली, तो आपको विटामिन डी बाहर से लेना नहीं पड़ेगा, डाइट में लेना नहीं पड़ेगा, बस आप नॉर्मल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई कमी पहले से चल रही है, या आपकी प्रेगनेंसी स्टेटस आ गई, या ओल्ड एज आ गई, तो वहाँ तो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। पर नॉर्मल पर्सन के लिए 5 मिनट धूप में बैठना, सूर्य प्रकाश जी की उपस्थिति में बैठना विटामिन डी को पूरा कर देता है, ठीक है। विटामिन डी को इसीलिए सनशाइन विटामिन बी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य से मिलता है ना, सनशाइन बोलते हैं इसको। अब 2 फॉर्म होती है विटामिन डी की, एक तो होता है D2 धूम 2 और एक होता है धूम 3। धूम 1 हमारे पास नहीं है, ठीक है। 2 हैं D2 एंड D3। D2 को बोलते हैं D2 को बोलते हैं कैल्सीफेरोल, और D2 को बोलते हैं कोले कैल्सीफेरोल। तो कोले शब्द जो है ये बार बार आ रहा है, कोले मतलब होता है बाइल, और बाइल की बात आ गई यहाँ पे, यानी कि ये ह्यूमन की बात आ गई। तो यहाँ पे ये D2 जो है ये है प्लांट ओरिजिन का, और D3 जो है वो है एनिमल ओरिजिन का, ठीक है। कोले शब्द क्यों लिया, कोले शब्द इसलिए लिया कि बाइल के अंदर भी थोड़ा बहुत विटामिन डी सीक्रेट होता है इसकी वजह से। और इसका एक्टिव फॉर्म क्या है, ये है कैल्सी ट्रायोल, कैल्सी ट्राईओल, ट्राई माने 3, ओल मतलब एल्कोहल, इसके पास 3 एल्कोहल होते हैं। तो ये क्या होता है, जब हम विटामिन डी खाते हैं ना, तो हमारे शरीर में इधर जाएगा उधर जाएगा, कभी लीवर पे जाएगा, कभी कहाँ जाएगा, लास्ट में किडनी पे पहुंचता है, और किडनी में जाकर के ये एक्टिव होता है, तो किडनी में कन्वर्ट होता है कैल्सी ट्रायोल के अंदर, ठीक है ना। किडनी में जाके कैल्सी ट्रायोल बनाता है। तो एक्टिव सबसे लास्ट इसका मोस्ट एक्टिव फॉर्म कैल्सी ट्रायोल है, जो कि किडनी में मिलता है, और किडनी में जाकर क्या करेगा, किडनी से बोलेगा कैल्शियम जाना नहीं चाहिए एक भी बाहर। किडनी को जाकर धमकाता है कि मेरा काम क्या है, विटामिन डी का काम क्या है, बॉडी में कैल्शियम को बना के रखना, बॉडी से कैल्शियम का लॉस नहीं होने देना। तो किडनी को जाकर धमकाएगा कि भाई मोस्ट एक्टिव फॉर्म में यही हूँ, और कैल्शियम एक दाना भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो किडनी उस कैल्शियम को रोकती है, और उस कैल्शियम को कहाँ भेजेगा, फिर ये बोन में भेजेगा, हड्डी में भेजेगा, और हड्डियों का निर्माण करेगा, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द इंटेस्टाइन। आंतों से कैल्शियम को लेता है और फॉस्फोरस को लेता है, लेकर के ब्लड में डालता है, ब्लड से ले जाके बोन में डालता है, बोन को बनवाता है, हड्डियां बनाने का काम करता है विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, हड्डियां बनेगी नहीं, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ठीक है। अब आ गया सोर्स, विटामिन डी कहाँ मिलेगा। तो विटामिन डी भैया शरीर में बन जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य प्रकाश जी की उपस्थिति में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वेजिटेबल फूड में नहीं मिलता, हमारे जो हम खाना खाते हैं उसमें नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। एनिमल फूड में मिलेगा। तो विटामिन डी क्या है, फेट सोल्यूबल विटामिन है, तो किसमें मिल जाएगा, फेट के अंदर, यानी कि एनिमल में जैसे विटामिन ए इकट्ठा होता था, ये भी इकट्ठा हो जाएगा। विटामिन ए फिश के लीवर में था, फिश के लीवर के तेल से निकालते थे, ये भी विटामिन डी भी फिश के लीवर के ऑयल से निकलेगा, फिर बटर में भी मिल जाएगा, मिल्क में भी मिल जाएगा, घी में भी मिल जाएगा, अंडे में भी मिल जाएगा। तो यानी कि वापस एनिमल सोर्स की बात आ गई, ठीक है। इसके बाद में रिक्वायरमेंट कितनी है, तो हमारे पास में एडल्ट में रिक्वायरमेंट कम है, बच्चे में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। क्यों, बच्चा बढ़ता हुआ है, बढ़ता हुआ बच्चा, उसकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं, हड्डियां बन रही हैं, इसलिए उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो एडल्ट में केवल चाहिए हमारे को 2.5 माइक्रोग्राम, यानी कि 100 इंटरनेशनल यूनिट। इन्फेंट में 1 साल से छोटे के लिए चाहिए 200, और 1 साल से बड़ा और बच्चा है जब तक उसको चाहिए 400, और प्रेगनेंसी में चाहिए 400, यानी कि बच्चों में और प्रेग्नेंट महिला में चाहिए हमारे को 400, और सबसे कम चाहिए एडल्ट मेल के अंदर, ठीक है, इसको ध्यान रखना है।
तो 10 माइक्रोग्राम बराबर 400, यानी कि 1 माइक्रोग्राम बराबर 40। तो 1 माइक्रोग्राम जो है वो 40 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी से हमारे पास दो ही बीमारियां हो रही है। एक बीमारी हो रही है रिकेट्स, दूसरी हो रही है ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स होती है बच्चों में, ओस्टियोमलेशिया होती है बड़ों में। अगर आप कोई दीवार बनाओ और उस दीवार को बनाते समय अगर उसके अंदर सीमेंट कम लगाओ तो क्या होगा, दीवार कमजोर बनेगी। ठीक है, सही बात है। तो अगर बच्चा जब बढ़ रहा है, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम उसके शरीर को पूरा नहीं मिल रहा, तो उसकी हड्डियां कमजोर बनेंगी, हड्डियां लचीली हो जाएगी। बच्चा जब खड़ा होगा तो उसकी हड्डियां ऐसे मुड़ जाएंगी, यूं तो ऐसे मुड़ जाएंगी, है ना, मुड़ने लग जाएगी, पाँव की हड्डियां मुड़ जाएंगी, वजन नहीं ले पाएंगे। तो ये तो हो गया रिकेट्स। इसमें और क्या होगा, इसके अंदर ये छाती जो है उसका बच्चे का, ये जैसे अपने कबूतर की छाती नहीं होती बाहर निकली हुई, ऐसे पिजन चेस्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हड्डियाँ उभर आती हैं, उपास्थि उभर जाती है ना, ये कार्टिलेजेस यहाँ की उभर जाती हैं, जिसको बोलते हैं हम रिकेट्स रोजेरी। रोजेरी का मतलब होता है माला। तो यहाँ पूरी हड्डियाँ ऐसे उभर जाएंगी जैसे किसी ने माला गले में पहना रखी हो। और यहाँ बीच में डायफ्राम में एक लाइन दिखेगी, जिस लाइन को हैरिसन ग्रूव कहते हैं, एक गड्ढा बन जाएगा बीच में। ठीक है, तो ये सब देखने को मिलता है बच्चे के अंदर। बड़ों में क्या होगा, अगर कोई बनी बनाई दीवार है, उस दीवार में से आप थोड़ी बहुत ईंटें निकाल लो तो दीवार क्या हो जाएगी, टूटने जैसी कंडीशन में आ जाएगी। तो बड़ों में तो क्या हो जाती है, अस्थियां भंगुर हो जाती है। भंगुर मतलब ब्रिटल, भंगुर प्रवृत्ति की हो जाती है, जरा सी चोट लगेगी तो भी टूटने लग जाएगी। लेकिन बच्चों के अंदर हड्डियां बनेंगी, कमजोर बनेंगी। ठीक है, ये दोनों अंतर हैं। अगर बच्चों में कमी है तो रिकेट्स, और सबसे पहला एक्सरे में चेंज क्या देखने को मिलता है, ये रेडियस और अल्ना जो बोन होता है हमारे, ये रेडियस अल्ना, इसके लोअर एंड में हमारे को चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट चेंज। इसके बाद में हाइपर विटामिनोसिस डी, अगर किसी ने ज़्यादा विटामिन डी खा लिया तो क्या होगा, तो वही होगा जो विटामिन ए ज़्यादा लिया था वो हुआ था, यानी कि नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, प्यास ज़्यादा लगना, सुस्तपन रहना, और कैल्शियम का ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि विटामिन डी का काम है ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना। हालांकि ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना नहीं है, कैल्शियम को ब्लड से ले जाकर बोन में भी डालता है तो मेंटेन रखता है। लेकिन जब ज़्यादा विटामिन डी होगा तो एकदम से सारा जो भी खाने में विटामिन डी, खाने में जो भी कैल्शियम है उसको सबको ब्लड में डाल देगा। इसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, और कैल्शियम का लेवल जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट में रिदम गड़बड़ आ जाती है, कार्डियक एरिथमिया हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा एक क्वेश्चन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट एक्सपोजर नेसेसरी फॉर एडिक्वेट सिंथेसिस विटामिन डी इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब दिन में कितनी सनलाइट मिनिमम हमको चाहिए विटामिन डी के निर्माण के लिए। तो मैंने शुरू में बताया था 5 मिनट भी बैठोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो 5 मिनट आंसर है इस सवाल का, कि 5 मिनट आप सूर्य प्रकाश जी में बैठोगे तो हमारे को विटामिन डी मिल जाएगा। दूसरा सवाल हमारा आ जाता है, विटामिन डी मैक्सिमम किस में मिलता है। तो मैंने अभी बताया था आपको एनिमल में मिलेगा, यानी कि फिश के ऑयल में मिलेगा। कौन सी फिश का ऑयल है यहाँ पे हमारे ऑप्शन में, मिल्क है, नहीं, फिश फेट है, एग है, कोड लिवर ऑयल। तो कोड क्या है, देखो ये कंफ्यूज कर दिया, फिश फेट और कोड लिवर ऑयल। फिश जो होगी, फिश में भी दो चीज़ें होंगी, फिश का भी लिवर होगा और फिश की बॉडी में भी फैट होगी। तो फिश की बॉडी की फैट में भी होगा विटामिन डी और इसके लिवर में भी होगा, लेकिन लिवर में ज़्यादा होगा, इसलिए कोड फिश का लिवर ऑयल आंसर है इसका। लेकिन एक और फिश है जिसका नाम होता है हेलीबट फिश, याद रख लेना, हेलीबट फिश के अंदर जो विटामिन डी है वो कोड लिवर से भी ज़्यादा है। अगर ऑप्शन में यहाँ हेलीबट आएगा तो वो आंसर जाएगा। अगर कोड लिवर ऑयल और हेलीबट दोनों आंसर में आ गए तो आपको हेलीबट करना है। ठीक है, हेलीबट लिवर ऑयल नाम देख करके घबराना नहीं है कि तो पढ़ाया ही नहीं, हम इसको नहीं करें। हेलीबट इज द मोर करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो मैंने आपको बताया था विटामिन डी के 3 पार्ट है, कैल्सीफेरोल, कोलेकैल्सीफेरोल, और मोस्ट एक्टिव पार्ट था कैल्सीट्रायोल, जो कहाँ बनता था, किडनी में, और किडनी को धमकी देता था कि भाई विटामिन कैल्शियम बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वो था कैल्सीट्रायोल। ठीक है, ये किडनी में मिलता है। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सवाल है कि डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन। तो मैंने ये बताया था आपको कि एडल्ट में सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी, क्योंकि एडल्ट बाहर धूप में जनरली जाते आते रहते हैं, उनको वैसे भी मिल जाता है। 100 इंटरनेशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। इन्फेंट के अंदर आपको ज़्यादा चाहिए 200, 1 साल तक के बच्चे को, चिल्ड्रन को चाहिए 400 और प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए 400 इंटरनेशनल यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिल्ड्रन में 400 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं अपन रोकते हैं। इसके बाद आपके विटामिन ए डी के बाद जो ई और के हम कल करेंगे,
और कोशिश करा विटामिन बी को स्टार्ट करेंगे, वरना जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बाद उसमें विटामिन बी और सी करेंगे। तब तक के लिए आपको बाय।